नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पवार। आज हम नायिका भेद इस विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी का नायक नायिका भेद शास्त्र विशद है। आचार्य कवियों ने इसे रसशास्त्र तक सीमित न रखकर स्वतंत्र शास्त्र बना दिया है। हिंदी कवियों ने लगभग 200 नायिका भेद किए हैं। इन्होंने वर्ग, अवस्था तथा स्तर को दृष्टि में रखकर नायिकाओं के भेद प्रभेद करते हुए उनका चित्रण किया है। इसमें केवल श्रृंगार की आलंबन वाली स्त्रियां ही नहीं हैं, बल्कि दैनिक जीवन में पाए जाने वाले हर तरह के नागरिक यानी नायक नायिकाएं भी हैं। यह नायिका भेद मुख्यतः कवित्व प्रदर्शन के उद्देश्य से न करके लोक संस्कृति के चित्रण हेतु भी किया गया है। इसके पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी रहा है, सामंती समाज का यथार्थ बोध। मध्य युग में बहु विवाह प्रथा थी, साथ ही पर्दा प्रथा भी विद्यमान थी। कुट्टिनियाँ और गणिकाएँ भी थी। इसलिए स्त्री मनोविज्ञान अर्थात सबकी गतिमति की पहचान कराने के देह से कवियों को यह दायित्व उठाना पड़ा। इसकी पृष्ठभूमि में कृष्ण मार्गी प्रेमा भक्ति भी प्रेरक कारक के रूप में विद्यमान थी। आचार्य रामानुज, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी और चैतन्य के प्रभाव से पहले विज्ञापति और अष्टछाप के कवि प्रभावित हुए और फिर उसी क्रम में रीतिकालीन कवि भी। हिंदी नायिका भेद के मुख्यतः 4 स्रोत रहे हैं। नंबर 1 भारत का नाट्यशास्त्र, नंबर 2 कामशास्त्र, नंबर 3 काव्यशास्त्र और नंबर 4 देशकाल। इसके अंतर्गत पद्मिनी, चित्रनी आदि का विभाजन किया गया है। आचार्य केशवदास ने तो रतिवर्ज्य नायिकाओं की एक पूरी सूची तक जारी कर दी है। हिंदी कवियों ने अग्निपुराण, साहित्य दर्पण, श्रृंगार प्रकाश और भानुदत्त की रसमंजरी तथा रस तरंगिनी का विशेष आश्रय लिया है। इन कवियों ने देशकाल अर्थात आंखों देखे समाज से भी आधार ग्रहण किया है। इन्होंने 12 मासा के बहाने तत्कालीन मनुष्य के मनोलोक का चित्रण किया है। उन दिनों सामंती परिवेश में जो परकीया प्रथा छाई हुई थी, उससे प्रतिक्रिया प्रेरित होकर इन कवियों ने खंडिता, अभिसारिका, अनूढ़ा, आगतपतिका, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, रक्षिता आदि न जाने कितने भेद कर डाले हैं। इनकी मुग्धा नायिकाएं बाल विवाह प्रथा की देन है। सौतों का चित्रण बहु विवाह प्रथा का सूचक है। विपरीत रति का चित्रण अनमेल विवाह के कारण हुआ है। अभिसार वर्णन संयुक्त परिवार के दबाव की प्रतिक्रिया का द्योतक है। कामकाजी स्त्रियों में मुख्यतः अहिरिनी का वर्णन ग्रामीण व्यवस्था का सूचक है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामलला नहछू में, रहीम ने बरवे नायिका भेद में और देव ने जाति विलास में जीविका धारित छोटी जाति की नायिकाओं का जो वर्णन किया है, वह हिंदी नायिका भेद शास्त्र की विशिष्ट देन है। हिंदी नायिका भेद के वर्गीकरण में बड़ा वैविध्य दिखाई देता है। तोषनिधि ने इनके 26 भेद किए हैं, भिकारीदास ने 18 और देव ने मात्र 13 भेद किए हैं। इस प्रकार प्रायः सबके अलग अलग नाम भेद भी हैं। इनके भीतर अनेक प्रकार की दूत, दूतियाँ और कुट्टनियाँ भी हैं। इन कवियों ने सखी, अली, बधू और वीर में भी अंतर किया है। आचार्य भिकारीदास ने इनका चित्रण प्रायः मर्यादित ढंग से किया है। उन्होंने कुल्टा का कहीं नामोल्लेख नहीं किया है। गणिका को भी सामान्य, वैशिक, सुधर्मरत अनूढ़ा, एकनिष्ठ रक्षिता आदि नाम दिए हैं। इनकी वयः संधि का वर्णन
कवि द्वारा सुरुचि पूर्वक किया गया है। यही सुरुचि बोध विद्यापति ने सद्य स्नाता के वर्णन में प्रदर्शित किया है। इनका वर्णन अधिकतर चंद्रलोक, कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित, भानुदत्त आदि से प्रभावित रहा है, पर उसमें एक मौलिकता का भी पर्याप्त पुट है। हिंदी कवि आचार्यों ने नायिका भेद का विस्तृत विवेचन प्रायः रसशास्त्र निरूपण के ध्येय से किया है। संस्कृत साहित्य में भानुदत्त कृत रसमंजरी संभवतः एक ऐसा प्रथम ग्रंथ है जिसमें नायिका भेद का सविस्तार वर्णन मिलता है। हिंदी काव्य या लक्षण ग्रंथ प्रायः इसी की प्रेरणा से रचे गए हैं। रसमंजरी के समान ही भानुदत्त ने रस तरंगिनी की भी रचना की थी। इसमें भी नायक नायिका के भेदोपभेदों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये दोनों ही ग्रंथ नायिका भेद परंपरा के उपजीव्य ग्रंथ हैं। तत्पश्चात हिंदी में कृपाराम ने हित तरंगिनी, आचार्य केशवदास ने रसिक प्रिया तथा महाकवि सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना करके इस परंपरा को गति प्रदान की। यद्यपि संस्कृत में भरत के नाट्यशास्त्र, धनंजय के दशरूपक, रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक आदि ग्रंथ भी इस परंपरा के आदि स्रोत रहे हैं, किंतु इन ग्रंथों का आश्रय बाद में प्रायः नहीं लिया गया है। हिंदी में नायिका भेद की परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय कृपाराम को है। उन्होंने हित तरंगिनी की रचना की। इसमें 5 तरंगों में नायक नायिका भेद, सखी कर्म और दूती आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। यह मौलिक ग्रंथ नहीं है। उस पर भानुदत्त की रसमंजरी का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य महाकवि सूरदास ने साहित्य लहरी के द्वारा किया। तत्पश्चात नंददास ने रसमंजरी की रचना की, जिसमें भानुदत्त कृत रसमंजरी के आधार पर नायक नायिका भेद किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें लक्षण उदाहरण की शैली छोड़कर विभिन्न नायिकाओं के गुण, स्वभाव और चेष्टा आदि के द्वारा उनके स्वरूप को सहज बोधगम्य बना दिया गया है। इसी परंपरा में केशवदास ने रसिक प्रिया की रचना की। इसमें लक्षण उदाहरण सहित नायक नायिका भेद निरूपण किया गया है। इसमें मौलिकता का अभाव भी है, क्योंकि भानुदत्त की रसमंजरी के अतिरिक्त रुद्रट के श्रृंगार तिलक, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और वात्सायन के कामसूत्र आदि का आश्रय भी लिया गया है। नायिका भेद की पहले से चली आ रही इसी परंपरा में कविवर रहीम ने बरवे नायिका भेद की रचना की। हिंदी में केशव के बाद नायिका भेद निरूपण तथा रीति निरूपण में रीतिकाल के अनेक कवियों को प्रभावित करने के कारण रहीम को भक्तिकाल और रीतिकाल को संयुक्त करने वाले कवियों की श्रेणी में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। रहीम ने नायिका भेद निरूपण में अन्य कवियों की भांति भानुदत्त कृत रसमंजरी को ही अपना आधार बनाया है। रहीम कृत बरवे नायिका भेद में शास्त्रीयता का बंधन नहीं है, बल्कि विशुद्ध काव्य की दृष्टि से ही इसकी रचना की गई है। इस विशेषता के कारण ही रहीम का नायिका भेद परवर्ती कवियों के लिए भी आदर्श रहा है। देव आदि रीतिकालीन कवियों ने इसी प्रकार का वर्णन किया है। नायिका भेद का मूल आधार स्त्री का पुरुष के प्रति अथवा पुरुष का स्त्री के प्रति रति भाव है। स्वकीया परकीया भेद के मूल में ये विचार रहा है, किंतु भिकारीदास ने श्रृंगार निर्णय में माना है कि पानी गृहीता तो स्वकीया है,
तथा रक्षिताएं अथवा परदायितें भी स्वकीया हैं। इन्हें परकीया मानने में बाधा थी। उसके लिए परपुरुष शर्त थी, अतः उन्होंने इन्हें स्वकीया घोषित किया, जिसका इन भेदों के मूल में कोई स्थान नहीं है। परकीया नायिका की सामाजिक स्थिति बहुत निम्न मानी जाती है। ये नायिकाएं परपुरुष से प्रेम करती हैं। तत्कालीन समाज में इस प्रकार की नायिकाएं पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर बहु विवाह, गृह कलह, बहुपत्नित्व, सपत्नी भाव जैसे दोषों का कारण बनती थी। इसमें दो तरह की नायिकाएं होती थी। एक विवाहिता, जिसे ऊढ़ा कहा जाता था, और दूसरी अविवाहिता, जिसे अनूढ़ा कहा जाता था। आचार्यों ने परकीया नायिकाओं के 6 भेद किए हैं: गुप्ता, विदग्धा, क्रिया विदग्धा, लक्षिता, अनुशयना और मुदिता। मध्यकालीन समाज में गणिकाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। इन्हें सेना, वैश्या, नगरवधू, पथिकवधू तथा पण्यवधू आदि नामों से भी जाना जाता था। ये 2 प्रकार की होती थी, पण्यवधू यानी नगरवधू और एक निष्ठ गणिका। नगरवधू को बौद्ध काल में सम्मानित स्थान प्राप्त था। मध्यकाल में गणिकाओं का कार्य अभिजात वर्ग का मनोरंजन करना हो गया था। इनका काम पुरुषों को रिझाना तथा काम क्रीड़ा द्वारा शारीरिक सुख प्रदान करना होता था। एक निष्ठ गणिकाएं किसी एक पुरुष को ही अपना सर्वस्व मानकर उसी को आनंदित करना अपना ध्येय मानती थी। इन कवियों ने गणिकाओं के कई भेद किए हैं, यथा अन्य संभोग दुखिता, प्रेम गर्विता, रूप गर्विता आदि। केशव ने वेश्या का उल्लेख भर किया है। इन कवियों द्वारा 10 विधि नायिका वर्णन के अंतर्गत 10 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। ये नायिकाएं विभिन्न सामाजिक स्थितियों, परिस्थितियों में अपनी दशा दुर्दशा के आधार पर वर्णित की गई है। जैसे यहाँ 3 प्रकार की नायिकाएं पाई जाती है। एक, प्रोषित पति का नायिका। प्रोषित वह होती है जिसका पति विदेश चला गया हो। 2, खंडिता नायिका, जिसका पति किसी और नारी के प्रेम में बंध गया हो, उसे खंडिता नायिका कहते हैं। पति के अन्य स्त्री के प्रेम में बद्ध होने के कारण अब श्रृंगार उसके लिए व्यर्थ है। और नंबर 3, कलहांतरिता नायिका। यह नायिका पति का कहना नहीं मानती और पति के रूठ जाने पर पश्चाताप करती है। इस नायिका भेद परंपरा के पीछे एक विशेष प्रकार का मनोविज्ञान निहित है। सामाजिक दृष्टि से तत्कालीन युग मुख्यतः पतन का युग था। सामंतवाद का बोलबाला था और सामंती व्यवस्था के जितने भी दोष हुआ करते हैं, उनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव जन सामान्य पर ही नहीं बल्कि साहित्य पर भी पड़ रहा था। इस काल में नारी की स्थिति भोग्या की हो गई थी। पुरुष प्रधान समाज में नारी को संपत्ति मानकर उसका भोग ही उनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। विलास उपकरणों की खोज और उनका संग्रह तथा सुरा सुंदरी की प्रबल लालसा अभिजात वर्ग का स्वभाव था। स्त्री अपहरण, बहुविवाह, वेश्याभोग, रक्षिता प्रश्रय जैसी कुवृत्तियां समाज में व्याप्त थी। शासक वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार की स्त्रियों की खोज का परिणाम है। नायिका भेद ग्रंथों की रचना। इस प्रकार के ग्रंथों में नायिकाओं के विविध भेद प्रभेद प्रस्तुत किए गए हैं। कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से इन ग्रंथों की रचना की। वस्तुतः विलासिता की प्रधानता और सामंती प्रभाव के कारण तथा दूसरी ओर काव्यशास्त्रीय अनुकरण के फलस्वरूप रहीम ने बरवे नायिका भेद की रचना की।
जिसमें विभिन्न आधारों पर नायिकाओं के भेद प्रभेद प्रस्तुत किए गए हैं। नायिकाएं 3 प्रकार की बताई गई है। एक स्वकीया, 2 परकीया और 3 गणिका। यह नायिका भेद आयु, गुण, रूप, शरीर, शास्त्र आदि के कई आधारों पर किया गया है। आयु की दृष्टि से 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। मुग्धा के प्रायः 4 प्रभेद किए गए हैं, अज्ञात यौवना, ज्ञात यौवना, नवोढ़ा और विश्रब्ध नवोढ़ा। वैवाहिक स्थिति के आधार पर ऊढ़ा और अनूढ़ा आदि 2 भेद किए गए हैं। परकीया के 6 भेद हैं, गुप्ता, लक्षिता, मुदिता, कुल्टा, अनुशयना। इन नायिकाओं के 10 और भेद हैं, प्रोषित पतिका, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, वासक सज्जा, स्वाधीन पतिका, अभिसारिका, प्रवत्स्यत प्रेयसी और आगत पतिका। पद्माकर ने संस्कृत अष्ट नायिका के स्थान पर 10 नायिका का वर्णन किया है। अष्ट नायिका में प्रोषित पतिका के अंतर्गत प्रवत्स्यत पतिका, प्रोषित पतिका और अगत्य या आगत पतिका का ग्रहण है। रूप गुण के आधार पर 3 प्रकार की नायिकाएं बताई गई है, उत्तमा, मध्यमा और अधमा। स्वकीया नायिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। मुग्धा नायिकाएं आगत यौवना होती है, अपने यौवन से अपरिचित ये नायिकाएं साज सज्जा करती हैं, किंतु ये प्रेम क्रीड़ा से प्रायः अनभिज्ञ होती हैं। इन्हें ज्ञात अज्ञात यौवना भी कहा गया है। नायिका भेद में रहीम की एक ऐतिहासिक भूमिका रही है। उन्होंने पहली बार अवधी छंद बरवे में नायिकाओं के भेद प्रभेद प्रस्तुत किए हैं। यह वर्गीकरण उन्होंने सभा सुंदरियों के आधार पर नहीं, कामकाजी ग्राम वधूटियों के अनुसार रखा है। इनमें ब्राह्मणी, राजपूतीन, साथ ही खतराइन, कैथीन, सुनारिन, बनियाइन, दर्जिन, बनजारिन, डोमिन, नाइन, लोहारिन, गुजरी, तेलिन, भटियारिन, छिपिन, भाटिन, नट खटकिन, धुनिया, कोरिन, ठटेरिन, बाजीगर आदि भी हैं। इनमें इनकी आकृति का ब्रज मंडल के समाज मनोविज्ञान का और उत्तर भारत की ग्रामीण व्यवस्था का इतिहास समाहित है। यह नायिका भेद साहित्य के समाज शास्त्र का एक विरल उदाहरण है। नायिका के सौंदर्य अंकन की नखशिक पद्धति बहुत प्रसिद्ध रही है। केशवदास ने नखशिक और शिकनक वर्णन के अंतर का आधार वर्णित चरित्र को माना है। कविप्रिया की बीकानेर से प्राप्त पांडुलिपि में नखशिक के साथ शिखनक भी जुड़ा हुआ मिलता है। केशव ने लिखा है, दिव्य और दिव्यादिव्य का वर्णन शिख से आरंभ होकर नख तक जाता है और अदिव्य यानी मनुष्य का वर्णन नखशिक से आरंभ होकर शिख तक जाता है। हिंदी में नायिका भेद विषयक अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इनमें अधिकतर ग्रंथ नायिका भेद के नाम से हैं। कुछ ग्रंथ नायक नायिका दोनों के प्रभेदों से परिपूर्ण हैं। किसी ग्रंथ में मात्र द्वितीयों का लक्षण निरूपण किया गया है। कहीं कहीं एक साथ ही अष्ट नायिकाएं प्रस्तुत की गई है। कई कवियों ने कवि शिक्षा के देह से रचित लक्षण ग्रंथों में रस निरूपण करते हुए संदर्भित नायिकाओं का चित्रण किया है और कृति का नाम रस विलास, रसिक विलास, रस मंजरी, श्रृंगार मंजरी आदि रखा है। तात्पर्य यह है कि बड़ा वैविध्य है इन कृतियों में। हिंदी का नायक नायिका भेद अपने देश काल से अपेक्षाकृत ज्यादा जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसका प्रचलन मुख्यतः दरबारी संस्कृति के कारण हुआ था। 16वीं और 18वीं शताब्दी तक
दिल्ली की सत्ता सुदृढ़ और स्थिर थी। सब मुगलों के अधीन थे और युद्ध की आशंका नाम मात्र के लिए थी। इसलिए सामंती समाज विलास भोग वृत्ति में लिप्त हो गया था। कवियों का काम था उनके मनोरंजनार्थ कामोत्तेजक सामग्री संजोना। विपरीत लिंगीय आकर्षण से प्रेरित होकर इन कवियों ने नायिका भेद पर अधिकाधिक जोर दिया। राधा और कृष्ण को उन्होंने आश्रय आलंबन के रूप में चित्रित किया। नखशिक वर्णन को अधिकाधिक वरीयता दी गई। इस प्रकार विभिन्न भेद प्रभेद लक्षणों और उदाहरणों से ओतप्रोत एक स्वतंत्र नायिका भेद शास्त्र निर्मित कर लिया गया। इन कवियों ने अलग अलग जातियों की गतिमति का जो चित्रण किया है वह मानव शास्त्र और समाज शास्त्र का विषय है। उनकी भाव भंगिमाओं का जो वर्णन किया गया है वह नारी मनोविज्ञान का विषय है। मधुर उपासना से प्रेरित होकर जो वर्णन किए गए हैं उनके पीछे दर्शन की पृष्ठभूमि भी है। उज्ज्वल नीलमणि का भक्ति भावित नायिका भेद हिंदी में अधिक नहीं चला। इसका हिंदी की परंपरा में ग्वाल कवि ने रसिकानंद में उल्लेख किया है। यद्यपि वहाँ भी नायिका भेद का प्रसंग नहीं है। इनमें प्रोषिता, आगत पतिका, मच्छत पतिका आदि के जो लक्षण बताए गए हैं वे अपनी गरीबी से त्रस्त परदेश जाने वाले नायिकाओं की निर्धनता और स्त्री की निराश्रयता के साक्ष्य हैं। आचार्य सोमनाथ ने अभिसारिकाओं से भिन्न अभिसारिकों का जो वर्णन किया है वह हिंदी का एक नया प्रयोग है। इस नायिका भेद परंपरा के पीछे एक इतिहास ध्वनित हो रहा है। कई इतिहासकारों ने मुगलों और राजपूतों की भोग प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस युग में जहांगीर की रक्षिता लाल कुंवर सार्वजनिक रूप से काम कला का प्रदर्शन करती थी और जयसिंह के उत्तराधिकारी स्वयं अंतःपुर में नाचते थे। ये सब भोग विलास में खोए हुए थे। राधा कृष्ण तक इनकी वासना वृत्ति के शिकार हो गए थे। राम भक्ति की रसिकोपासना, मंदिरों की देवदासियाँ, फारसी कविता की श्रृंगारिक वृत्ति, अमरुक शतक, श्रृंगार शतक, गाथा सप्तशयी, आर्या शतक आदि कृतियाँ भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही थी। कवि मुख्यतः राजाश्रित थे, इसलिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दबाव के वश उन्हें इस परंपरा को अपनाना पड़ा था। बहरहाल सामाजिक विकृतियों से प्रेरित होने के बावजूद कवित्व की दृष्टि से यह काव्य उत्तम कोटि का है। इसलिए यह विचारणीय अवश्य है और चिंतन करने योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।